दुनिया में अगर सबसे पहले कहीं कॉटन की डिस्कवरी अवेलेबल है तो वो 6000 बीसी में है और वो मेहरगढ़ भारत में ही एक एरिया था जो आज पाकिस्तान में है। वहां से ये टेक्सटाइल की इंडस्ट्री शुरू होती है। इस टेक्सटाइल की जर्नी में आज हम बात करने वाले हैं 6000 बीसी से 2022 तक कितना टेक्सटाइल का मार्केट भारत और दुनिया में बदला। इसी टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने भारत को सोने की चिड़िया बनाया था। इस स्टोरी में बहुत सारा लालच, बहुत सारा गुस्सा, बहुत सारी पॉलिटिक्स भरी है। इस वीडियो की एक सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के पूरे टेक्सटाइल मार्केट के बारे में। किस तरह भारत दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री बना था, किस तरह भारत नीचे आ गया था, यह सब कुछ इस वीडियो में बात होगा। मेरा एक प्रॉमिस है आपसे इस वीडियो में कि अगर आपने इस सीरीज को पूरा देखा तो आप टेक्सटाइल मार्केट के बारे में वो सब कुछ जान चुके होंगे जिसकी आपको जरूरत है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और पार्ट 1 हम भारत की पूरी जर्नी शुरू करते हैं टेक्सटाइल मार्केट की। ये कहानी की शुरुआत होती है मेहरगढ़ पाकिस्तान से, जहां पे 6000 बीसी में सबसे पहले कॉटन की डिस्कवरी की गई थी। और ये कॉटन फाइबर जब वहां पे लोगों ने देखा तो पूरी दुनिया एकदम खुश हो गई थी कि ये कोई एक नई सी चीज है, लोगों को कपड़े भी पहनने को मिलने वाले हैं। लेकिन भारत के अगर हम पूरे इतिहास की बात करें तो 3300 बीसी जब इंडस वैली सिविलाइजेशन शुरू हुई थी वहां से सबसे क्लियर है। और उस समय कॉटन टेक्सटाइल बुने जाते थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सभ्यता में भी उस समय के अगर हम प्रीस्ट किंग का एक फोटो देखें तो उसमें उन्होंने कॉटन की एक शॉल पहनी हुई है, जो कि बताता है कि उस समय भी कॉटन और टेक्सटाइल बुने जाते थे भारत में। आज भी अगर हम फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ क्लोथ की बात करें तो उसे ग्रीक टर्म्स में सिंदोन बोलते हैं। सिंदोन का मतलब है सिंधु नदी और इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ये सब कुछ बताता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय भी भारत में टेक्सटाइल बुने जाते थे। अगर हम बात करें कि भारत में असली जो ट्रेड शुरू हुआ वो 2300 बीसी से शुरू हुआ और भारत से मेसोपोटामिया में ट्रेड होना शुरू हो गया था। और इसके बाद बेबीलोनिया में भी जहां पे ट्रेड शुरू होना भारत से चालू हो चुका था। इसके बाद 326 बीसी में जब सिकंदर ने आक्रमण किया भारत में, भारत अलग अलग राज्यों में बटा हुआ था और जो सबसे बड़ा राज्य था वो नंद डायनेस्टी थी। लेकिन उस समय के जो साक्ष्य मौजूद हैं तो जब सिकंदर की सेना भारत में एंटर करती है तो उन्होंने जब भारत के कपड़े पहने तो उन्होंने अपने कपड़े उठा के हटा दिए, क्योंकि भारत के कपड़े इतने फाइन क्वालिटी के हुआ करते थे कि उनकी सेना को बहुत पसंद आया भारत की जो कॉटन थी। सिकंदर के जाने के बाद मौर्य डायनेस्टी बहुत आगे बढ़ती है और चाणक्य और चंद्रगुप्त के बारे में हम सब ने पढ़ा है। मौर्य डायनेस्टी के अंदर मसलिन के क्लोथ बहुत ज्यादा दुनिया में पसंद किए जाने लगे, जिसे कि आज के डेट में हम मलमल के नाम से भी जाना करते हैं। मौर्य डायनेस्टी के समय इसको काफी आगे बढ़ाया गया। चोला डायनेस्टी के समय भी भारत में और ज्यादा सिविलाइजेशन बढ़ी और भारत में लोग अच्छे क्वालिटी के कॉटन और टेक्सटाइल बनाना शुरू कर चुके थे। इसके बाद हम आते हैं ईयर 1 में और इस सदी की शुरुआत हो चुकी थी। उस समय जो भारत की जीडीपी थी वो दुनिया की 30% जीडीपी से ज्यादा हुआ करती थी। भारत सोने की चिड़िया उस समय वाकई में हुआ करता था। इसके बाद भारत से ट्रेड शुरू होता है ईस्टर्न रीजन से और वेस्टर्न रीजन से। ईस्टर्न साइड में अगर हम बात करें तो मसूलीपट्टनम से होता था ट्रेड और वेस्टर्न साइड में भरूच से ट्रेड हुआ करता था। यहाँ पे इजिप्शियन और रोम के लोग आते थे और भारत से ट्रेड करके मसलिन के क्लोथ मलमल खरीद के लेके जाया करते थे। उस समय रोम के लोग भारत में हर साल करीब 2 करोड़ से ज्यादा सोने के सिक्के दे के ट्रेड किया करते थे। और धीरे धीरे भारत अमीर होता जा रहा था क्योंकि बहुत ज्यादा सोने के सिक्के भारत आते जा रहे थे। इसके बाद रोम के जो नेवल आर्मी के चीफ थे प्लिनी द एल्डर, उन्होंने कहा कि भारत में लगातार हमारे पास से सोना जा रहा है और हम गरीब होते जा रहे हैं, भारत अमीर होता जा रहा है। तो उन्होंने भारत से ट्रेड पे बैन कर दिया और अब कॉटन भारत से नहीं जा रहा था रोम। ये दुनिया का करीब करीब शायद पहला बैन था किसी कंट्री के ऊपर। भारत इस हिसाब से अमीर होता जा रहा था। इसके बाद भारत में अलग अलग राजा आते गए। गुप्ता डायनेस्टी आई, विजयनगर एम्पायर आया और इन सब समय में राजाओं ने अपने देश में बहुत ज्यादा ध्यान दिया और भारत में अच्छे क्वालिटी ऑफ कॉटन पे बहुत हर राजाओं ने ध्यान दिया। और भारत के जितने भी वीवर्स हुआ करते थे, बुनकर हुआ करते थे, वो और ज्यादा अपने आर्ट में बेटर होते गए। और उस समय भारत में जो सबसे ज्यादा कोई ट्रेड किया करता था वो यूरोपियन कंट्रीज किया करते थे। लेकिन उस समय भारत और यूरोप के बीच में जो समुद्र का रास्ता था उसे कोई नहीं जानता था, इसीलिए भारत से अरब के देशों में पहले सामान जाता था और अरब के देश के लोग कुछ कमीशन काटते थे और फिर जाता था वो यूरोप। भारी कमीशन की वजह से यूरोप में जो कपड़े पहुंचते थे वो काफी महंगे हो जाया करते थे। इसी वजह से 8 जुलाई 1497 को पुर्तगाल से 4 शिप निकलती है जिसमें 170 क्रू मेंबर्स होते हैं।
उनका एक मिशन था कि वो भारत तक का एक समुद्री रास्ता तय करेंगे और इसको जो लीड कर रहे थे वो वास्को डी गामा थे। वास्को डी गामा जानते थे कि अगर उन्होंने भारत तक का एक रास्ता ढूंढ लिया तो ये दुनिया को बदल देगा और भारत से ट्रेड बहुत इजीली पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि भारत एक सबसे बड़ी जीडीपी उस समय तक थी दुनिया की। इसके बाद 20 मई 1498 को उन्होंने ये करके दिखाया और भारत तक का एक रास्ता उन्होंने जोड़ दिया था। और इसके बाद पुर्तगाल ने देर नहीं करी, उन्होंने 2 साल के अंदर ही एक कंपनी बनाई जो सिर्फ डायरेक्ट इंडिया से ट्रेड करेगी और इस कंपनी का नाम उन्होंने रखा कासा द इंडिया। ये फर्स्ट जॉइंट स्टॉक कंपनी थी जो भारत से ही ट्रेड करने वाली थी। शुरुआत इन्होंने मसाले ट्रेड करना चालू किया भारत से, उसके बाद ये टेक्सटाइल ट्रेड करना शुरू कर चुके थे। लेकिन दोस्तों साल 1500 आ चुका था और इस समय मुगल एम्पायर भारत में शुरुआत हो चुकी थी और अब अलग अलग जगह भारत में कब्जा होने लगा था। यहाँ पे पुर्तगालियों ने भी गोवा, दमन एंड दीव और मुंबई जैसे जगहों पे पूरी अपनी पकड़ बना ली थी। लेकिन दोस्तों इसके बाद कुछ ऐसा होने वाला था जिसने पूरी भारत की तस्वीर बदल के रख दी और यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी का उदय होने वाला था। अब ये दिन था 22 सितंबर 1599 जब एक ग्रुप ऑफ ब्रिटिश मर्चेंट क्वीन एलिजाबेथ के पास जाते हैं और बात करते हैं कि हम भारत से डायरेक्ट ट्रेड करना चाहते हैं। और इसके 1 साल बाद क्वीन एलिजाबेथ ने 31 दिसंबर को उनको अलाउ कर दिया कि वो भारत से ट्रेड कर सकते हैं और 15 साल तक उनकी मोनोपोली रहेगी इस ट्रेड के अंदर। इस कंपनी का नाम था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। बाद में इसी कंपनी का नाम बदल के ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से हम आज जाना करते हैं। ये ईस्ट इंडिया कंपनी अब भारत का पूरा इतिहास बदलने वाली थी और अब हम आ चुके हैं साल 1600 में। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को देखा देखी ही डच, डैनिश और फ्रेंच लोगों ने भी अपनी ईस्ट इंडिया जैसी एक कंपनी बनाई जिससे वो डायरेक्टली भारत से ट्रेड कर सकें। साल 1602 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना आईपीओ लॉन्च किया। ये दुनिया का सबसे पहला आईपीओ था और अगर हम बात करें उस समय भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी थी और भारत सबसे बड़ा प्रोड्यूसर था कॉटन का पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया से डिमांड भारत में आती थी कॉटन के लिए। उसी समय अगर हम बात करें तो बंगाल मुगल साम्राज्य का सबसे अमीर शहरों में से एक था, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा टेक्सटाइल का प्रोडक्शन हुआ करता था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो उसी समय बनी थी, उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी को रियलाइज किया और वो यहाँ से बहुत ज्यादा कॉटन और सिल्क एक्सपोर्ट करके भारत से लेके जाने लगे थे। और अगले 18 साल में ही हम बात करें तो साल 1620 तक डच ईस्ट इंडिया कंपनी का करीब 50,000 एम्प्लॉइज हुआ करते थे और 200 उनकी करीब प्राइवेट शिप्स हुआ करती थी और ये दुनिया की सबसे ज्यादा वैल्यूएबल कंपनी बन चुकी थी। आज जितनी कंपनियां हैं उन सबसे ज्यादा वैल्यूएबल उस समय की डच ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ करती थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी जब इतनी ज्यादा रिच होती जा रही थी तो उनको देख के जो ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो भी चाहती थी कि वो बंगाल में एंटर करे, लेकिन अभी तक डच की पूरी मोनोपोली थी यहाँ पे। और यहीं पे एक बहुत अच्छी कहानी होती है और उससे ईस्ट इंडिया कंपनी को एक रास्ता मिल गया था डच ईस्ट इंडिया कंपनी को रिप्लेस करने के लिए। तो आइए उसको हम समझते हैं। एक कहानी बहुत प्रचलित है इसके पीछे। एक बार शाहजहां की बेटी जहानारा के कपड़े में आग लग गई थी और वो काफी बुरी तरह से घायल हो गई थी। अब इसके बाद शाहजहां ने पूरे देश से और पूरी दुनिया से डॉक्टरों को बुलाया, जो उस डॉक्टर को ठीक कर दे उसको बहुत बड़ा इनाम देना चाहते थे शाहजहां। और इसके बाद यहाँ पे एक इंग्लिश डॉक्टर गैब्रियल बॉटन आते हैं और वो उनकी बेटी को ठीक कर देते हैं। और इसके बाद जब शाहजहां पूछते हैं कि तुमको क्या चाहिए, तो गैब्रियल कहते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को आप यहाँ पे आके ट्रेड करने की पूरी तरह से अनुमति दीजिए। और इसको देख के शाहजहां मुस्कुराते हैं और पूरी तरह से अलाउ कर देते हैं। दोस्तों यहीं से भारत का इतिहास अब बुरा होने वाला था। इसके बाद सबसे पहला बंगाल का ट्रेडिंग पोस्ट खुल जाता है ब्रिटिशर्स के लिए और उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि एक छोटी सी रिक्वेस्ट इतना ज्यादा भारत को बदल देगी। बंगाल प्रोविंस में पूरी तरह से एंटर करने के बाद अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी देख रही थी कि बॉम्बे में काफी ज्यादा मौका है, वहां से काफी ज्यादा ट्रेड करके लेके जाया जा सकता है ब्रिटेन में। लेकिन वहां पे अभी पूरी तरह से पुर्तगालियों का कब्जा था, वो ट्रेड करके भारत से लेके जाया करते थे। अब अगर उन्हें बॉम्बे तक जाना था तो यहाँ पे उन्हें कोई ऐसा रास्ता निकालना था कि पुर्तगाली उनको खुद रास्ता दे दे। तो अब इसके लिए इन्होंने जो किंग ऑफ पुर्तगाल थे उनकी बेटी कैथरीन द ब्रिगेंजा से शादी का प्रस्ताव रखा ब्रिटेन के जो प्रिंस थे चार्ल्स II उनके साथ। और इसके बाद ये शादी हो जाती है और इस शादी के जस्ट 1 साल बाद एक ट्रीटी पास होती है। उस ट्रीटी को आज हम दहेज के रूप में भी जान सकते हैं और इसमें ब्रिटिशर्स को करीब 2 मिलियन पुर्तगीज क्राउन दिया गया था, ट्रेंजर सिटी ऑफ मोरक्को दिया गया था और बॉम्बे में ट्रेड करना अलाउ किया गया था। और किंग चार्ल्स ने अब 50,000 यूरो में ईस्ट इंडिया कंपनी को रेंट पे दे दिया बॉम्बे से ट्रेड करने का पूरा रास्ता। अब यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी जो चाहती थी वो कर चुकी थी। अब वो बंगाल भी उनके साथ था और अब बॉम्बे भी पूरी तरह से उनके साथ था।
ईस्ट इंडिया कंपनी अब बहुत तेजी से भारत में बढ़ती जा रही थी और करीब साल 1670 तक ईस्ट इंडिया कंपनी हर साल करीब 15 मिलियन यार्ड ऑफ इंडियन टेक्सटाइल भारत से इंपोर्ट करके लेके जा रही थी। उस समय का जो सबसे पॉपुलर फैब्रिक था उसका नाम था कैलिको क्लॉथ, या फिर जिसे हम चिन्स भी कहा करते हैं। और 1680 तक करीब 1 मिलियन से ज्यादा चिन्स के कपड़े इंग्लैंड, फ्रांस और हॉलैंड में पहुंचा दिए गए थे। इसके बाद धीरे धीरे मराठा एम्पायर का उदय हो रहा था और 1686 तक फ्रांस में बहुत बड़े अमाउंट में भारत के चिन्स के कपड़े पहुंचाए जा रहे थे। इस वजह से जो फ्रांस के जो लोकल वीवर्स थे वो पूरी तरह से बेरोजगार हो गए थे, क्योंकि पूरे फ्रांस में जो कपड़ों की डिमांड थी वो भारत का ही लोग पसंद कर रहे थे। अब इसको देखते हुए जो फ्रांस की गवर्नमेंट थी उन्होंने भारत के कपड़ों को बैन कर दिया। अब यही सेम स्थिति ब्रिटेन में भी होती जा रही थी कि ब्रिटेन के जो लोकल वीवर्स हुआ करते थे, जो वहां पे टेक्सटाइल बना करती थी, वो लोग भी बेरोजगार हो रहे थे, क्योंकि भारत से इतना ज्यादा इंपोर्ट होके विदेशों में जाता था ब्रिटेन, फ्रांस में, कि लोग भारत के ही कपड़े ज्यादा पसंद किया करते थे बाहर। और इस वजह से जो वहां के लोकल लोग थे वो बेरोजगार हो रहे थे। तो ब्रिटेन भी चाहता था कि वहां पे भी भारतीय कपड़े बैन हो जाए, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे ज्यादा प्रॉफिट इंडियन टेक्सटाइल को इंपोर्ट करके कमा रहा था, तो वहां पे अब कोई बैन का सीन तो नहीं होना था। लेकिन दोस्तों, जब आदमी पूरी तरह से असहाय हो जाता है तो वो कुछ भी करने को तैयार होता है। और साल 1697 में ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर वहां के लोगों ने हमला कर दिया, जो वहां के लोकल वीवर्स हुआ करते थे, लोकल जो बुनकर्स थे, क्योंकि उनका पूरा बेरोजगार वो हो चुके थे। अब उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। ये ऐसा पहली बार था कि ईस्ट इंडिया कंपनी अपने लोगों से ही बहुत ज्यादा लड़ाइयां झेल रही थी। इसके बाद आ चुका था साल 1700 और भारत दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी थी। करीब 25% दुनिया की जीडीपी भारत में होती थी। अगर हम बात करें भारत के सामने ब्रिटेन की जीडीपी करीब 2% ही हुआ करती थी। ब्रिटिश पार्लियामेंट जो वहां के लोकल लोगों का गुस्सा था उसे झेल नहीं पाई और इसके बाद उन्होंने कैलिको एक्ट निकाला, जिसमें कि भारत से जो इंपोर्ट होता था टेक्सटाइल उसको बैन किया गया। लेकिन इंडियन जींस कपड़ों की डिमांड इतनी ज्यादा ब्रिटेन में भी थी कि यहां से अब स्मगलिंग होना चालू हो गई थी। ब्रिटेन में लोग चोरी छुपे ले जाके वहां पे कपड़े बेचा करते थे। ये देखते हुए ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने भारत पे करीब जो भी कपड़े इंपोर्ट होने लगे उस पर करीब 50% से ज्यादा ड्यूटी बढ़ा दिया। लेकिन अब भी डिमांड कम नहीं हुई, डिमांड और बढ़ती जा रही थी। उसी समय के एक डैनियल डिफॉय नाम के ब्रिटिश जर्नलिस्ट थे, उन्होंने लिखा कि आज के डेट में जितना कुछ भी हम पहनते, ओढ़ते और अपने घर में फर्नीचर यूज करते हैं वो सब कुछ भारत से आ रहा है। समय बीतता जा रहा था और जो ब्रिटेन के लोकल बुनकर हुआ करते थे उनकी पूरी तरह से कमर टूट गई थी, क्योंकि उनके पास अब कोई काम नहीं बचा था और अब उनको मरने मारने के आगे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। साल 1719 में सड़कों पे बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ चालू हो गई, लोग आग लगाना चालू कर चुके थे ब्रिटेन में, क्योंकि उनके पास अब कोई काम नहीं बचा था। भारत के कपड़े इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर चुके थे ब्रिटेन को कि वहाँ के लोकल लोग आग लगाना चालू कर चुके थे भारत के कपड़ों को। और दोस्तों, ये दंगे इतने ज्यादा बढ़ गए थे ब्रिटेन में कि साल 1721 में कैलिको एक्ट को रिवाइज किया सरकार ने और उन्होंने कहा कि कॉटन के कपड़े अब कोई नहीं पहनेगा पूरे ब्रिटेन में, क्योंकि अगर जब अब कोई पहनेगा ही नहीं तो भारत से ट्रेड ही नहीं होगा। तो इस तरह का आप सोच सकते हैं कि भारत के कपड़ों का इतना बड़ा इन्फ्लुएंस है। धीरे धीरे समय बीतता गया और करीब साल 1756 में सिराजुद्दौला 23 साल का इंसान वाइसरॉय बना बंगाल प्रोविंस का। ये ईस्ट इंडिया कंपनी से काफ़ी ज़्यादा नफरत किया करता था और इसके बाद 20 जून 1756 को उसने कुछ अलग ही किया। उसने कुछ ट्रूप्स भेजे 1756 में कलकत्ता और फोर्ट विलियम को कैप्चर करने के लिए। ये पहली बार भारत से कोई ऐसा था जिसने सीधे ही लड़ाई ली थी ईस्ट इंडिया कंपनी से। लेकिन सिराजुद्दौला उस समय बहुत ज़्यादा पावर में था, उसके पास करीब 50,000 की सेना थी और ईस्ट इंडिया कंपनी के पास सिर्फ 3,000 लोग थे। तो इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को वहाँ घुटने टेकने पड़े। दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी उस समय तो सरेंडर कर दी, लेकिन वो अभी पीछे नहीं हटने वाली थी। उस समय उनके कर्नल हुआ करते थे रॉबर्ट क्लाइव। वो भरोसा करते थे कि डिवाइड एंड रूल पे, और इसी एक नियम के तहत भारत को पूरी तरह से डिवाइड किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अब सिराजुद्दौला के पूरी जो टीम थी उसके अंदर उन्होंने डिवाइड एंड रूल करना चालू कर दिया। उसी में एक इंसान था मीर जाफर नाम का, उसका उनकी सेना पे काफ़ी ज़्यादा प्रभुत्व था। तो यहाँ पे मीर जाफर को ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा कि हम तुम्हें अगला सम्राट बना देंगे पूरे बंगाल का, इसके लिए तुम पूरी अपनी सेना लेके बाहर हट जाओ। और ईस्ट इंडिया कंपनी अटैक करती है सिराजुद्दौला पे और ईस्ट इंडिया कंपनी वो पूरी तरह से वॉर जीत जाती है। ईस्ट इंडिया कंपनी के जीतने के बाद मीर जाफर को नवाब बनाया जाता है बंगाल का और करीब 2.3 बिलियन रुपए आज के हिसाब से बंगाल ट्रेजरी से उठा के ब्रिटेन भेजा जाता है।
और दोस्तों इस पूरे डिवाइड एंड रूल के खेल के पीछे जो इंसान था रॉबर्ट क्लाइव, जिसने पूरा ये तरीका लगाया था कि किस तरह से भारत को तोड़ना है, उसके अकाउंट में करीब 2,34,000 यूरो डाले गए और जिस वजह से वो पूरी तरह से ब्रिटेन का सबसे अमीर इंसान बन गया था रातों रात। बंगाल से ले गए सारे पैसे को ब्रिटेन की कंपनियों ने अपने फंड में डाला, जिस वजह से वो अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को और ज्यादा ग्रो कर सके। और 1764 में उन्होंने दुनिया का सबसे पहला वाटर पावर्ड कॉटन मिल स्टार्ट किया लैंकशायर इंग्लैंड में। लेकिन दोस्तों इन सब के पीछे भारत पूरी तरह से दम तोड़ रहा था और 1770 तक बंगाल में करीब 2 से 10 मिलियन के बीच लोगों ने भूख से दम तोड़ दिया था। इस तरह से ब्रिटेन की गवर्नमेंट भारत आके लूट रही थी। इसके पीछे नोबेल पुरस्कृत अमर्त्य सेन ने भी एक बार लिखा था कि मैन मेड फैमिन ड्यू टू पॉलिसी फेल्योर ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। दोस्तों अभी तक भारत पूरी तरह से बर्बाद होता जा रहा था। भारत के एक एक कोने को ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से कब्जा कर रही थी और जो हम भारतीय लोग थे वो भूख से तड़प तड़प के मरते जा रहे थे। बहुत सारे ऐसे डेटा हैं, इसके क्लियर जो नंबर है वो तो कहीं अवेलेबल नहीं है, लेकिन लोगों ने ऐसा किताबों में जरूर लिखा है कि बहुत सारे लोगों ने सड़कों पे दम तोड़ दिया सिर्फ भूख से। दोस्तों इसकी पार्ट 2 की वीडियो में हम अब इसके आगे से साल 2022 तक के बारे में बात करेंगे। मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो में बने रहिए। आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि अगली वीडियो की पार्ट आप जरूर देख सकें। ये वीडियो मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि इसमें हम भारत को बहुत करीब से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से हम जो सोने की चिड़िया एक भारत हुआ करती थी उसको आके ब्रिटेन ने बहुत बुरी तरह से लूटा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर सकते हैं।